हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि 81 नंबर से स्टार्ट है, यानी कि आज हम 81 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के 80 क्वेश्चंस फ्रेंड मेरी पुरानी वीडियोज़ में हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिएगा। मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अदरवाइज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्जाम फिल किया है जिसमें एनवायरनमेंट आता है तो ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 200 क्वेश्चंस की सीरीज़ की थी हिस्ट्री के और 200 ही ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की सीरीज़ की थी और हम 200 ही पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो नहीं देखी है तो देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इको मार्क किन उत्पादों के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, या इको मार्क किन उत्पादों के लिए दिया जाता है? फ्रेंड्स, आपने कई बार देखा होगा, आप कोई भी चीज़ खाने की लेके आते हैं तो उसमें ग्रीन कलर का छोटा सा ऐसे करके छोटा सा सर्कल बना होता है ग्रीन कलर का, और फिर ऐसे करके उस पर डिब्बे में बंद होता है छोटा सा ग्रीन कलर, उसको कहते हैं फ्रेंड्स इको मार्क। ठीक है, इको मार्क किसके लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों के लिए, उच्च व श्रेष्ठ उत्पादों के लिए, कुटीर व लघु उद्योगों के उत्पादों के लिए, या फिर कम कीमत के उत्पादों के लिए। तो इसका आंसर है पर्यावरण अनुकूलन के उत्पादों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इको मार्क का प्रयोग पर्यावरण अनुकूलन उत्पादों के लिए किया जाता है। इसका मतलब ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर कोई प्रोडक्ट जिसको इको मार्क दिया गया है, इसका मतलब वो पर्यावरण के लिए अनुकूल है, वो पर्यावरण को किसी तरीके की कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसको इको मार्क कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रयुक्त होने वाली रसोई गैस की विस्तृत शब्दावली है। मतलब कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? हम सभी जानते हैं कि रसोई गैस को एलपीजी कहते हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहे हैं। लाइम पेट्रोलियम गैस, लो पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस, या फिर लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड एल, पेट्रोलियम पी और गैस जी। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निष्कासित गैसों में जो वाहनों से गैस निकलती है, जो निष्कासित होती है, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हाइड्रोकार्बन। क्या निकलती है? तो निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत ही खतरनाक है, वो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा दूषित करती है। वाहनों से निकलने वाली जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। तो एयर पॉल्यूशन का जो मेन सोर्स है वो वाहन ही है, और वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 84वां क्वेश्चन आज का, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन सुनिश्चित करता है। पर्यावरण अधिप्रभाव का जो आकलन है वो क्या सुनिश्चित करता है? पर्यावरणीय गुणवत्ता का रखरखाव, सतत विकास, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना विकास, या फिर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण। ठीक है, तो इसका आंसर है पर्यावरणीय गुणवत्ता का रखरखाव। ठीक है, पर्यावरणीय अधिप्रभाव आकलन जो है वह यह सुनिश्चित करता है कि जो भी चीज़ है वो पर्यावरण की गुणवत्ता रखेगी, मतलब पर्यावरण की गुणवत्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास से तात्पर्य है। सतत विकास से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि, आर्थिक विकास, पर्यावरण क्षति को कम करना, या फिर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय आवश्यकताओं के मध्य संतुलन। तो फ्रेंड्स फोर्थ इसका आंसर ठीक है, यानी कि जो सतत विकास है उसमें क्या होता है, आर्थिक भी, सामाजिक भी और पर्यावरणीय भी, उन आवश्यकताओं के मध्य संतुलन ही सतत विकास है। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए पर्यावरण शिक्षा का शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अगर हम अपने एनवायरनमेंट को बचाना चाहते हैं और लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं तो शिक्षा में उसे कहाँ स्थान दिया जाना चाहिए?
प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या फिर इन सभी स्तरों पर? तो इसका आंसर है प्राथमिक स्तर पर, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम बच्चे को प्राथमिक स्तर से ही बताना शुरू कर देंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को हमें संरक्षित करना चाहिए, इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, अगर हम बचपन से ही शुरू से ही प्राथमिक स्तर से ही बच्चे को बताना शुरू कर देंगे तो ये ही सबके लिए ठीक होगा, फिर बच्चा आगे जाकर भी उन चीज़ों को फॉलो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है? कौन सा राजमार्ग है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर है? दिल्ली श्रीनगर राजमार्ग, NH4, कोलकाता दिल्ली राजमार्ग या फिर मनाली लेह राजमार्ग? तो फ्रेंड्स है मनाली लेह राजमार्ग, यानी कि मनाली और जो लेह राजमार्ग है, जो राजमार्ग मनाली से लेह को जाता है वह ही सबसे ऊंचा राजमार्ग है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। जैविक संतुलन पाया जाता है, जैविक संतुलन कहाँ पाया जाता है? उत्पादक व अपघटकों के बीच, केवल उत्पादकों के बीच, उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच या फिर उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटकों के बीच? किस बीच में पाया जाता है? ठीक है, तो 88 का आंसर है फर्स्ट, यानी कि उत्पादक और अपघटकों के बीच जो संतुलन पाया जाता है उसे हम जैविक संतुलन कहते हैं। फ्रेंड्स ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर कीजिएगा ताकि आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि वनों से रिलेटेड 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी में आ जाए, अगर आपने सेकंड पेपर फिल किया है तो ज्योग्राफी में आ जाएगा, अदरवाइज आपसे EVS में भी पूछ लेता है। पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन या फिर सदाबहार वन, इन सब वनों के बारे में भी पूछ लेता है। फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चंस भी मैंने अपने भूगोल की वीडियोस में कराए हैं, ये क्वेश्चन भी वनों से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने भूगोल में कराए हैं, अगर आपने करने हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? वृष्टि छाया प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, टैगा प्रदेशों में या फिर उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में? तो पाए जाते हैं शीतोष्ण प्रदेशों में। ठीक है फ्रेंड्स, शीतोष्ण प्रदेशों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की वनस्पति किस पर निर्भर करती है? फ्रेंड्स कोई भी स्थान है और उसकी वनस्पति वो किस पर निर्भर करती है? उसके ताप पर, वायु वेग पर, वर्षा पर या वहीं पर पाए जाने वाले जंतुओं पर? किस पर करती है? तो वह करती है वर्षा पर। ठीक है फ्रेंड, जिस तरीके की वर्षा होती है उसी तरीके की वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर ज़्यादा पानी चाहिए होगा तो वो वाली वनस्पतियाँ उगेगी। अगर जैसे सपोज राजस्थान है या रेगिस्तान है, वहाँ पर कैक्टस होता है क्योंकि वह कम पानी में भी अपने आप को बनाए रखता है, कम पानी में भी वो कैक्टस पल सकता है, इसलिए रेगिस्तानों में कैक्टस पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर पानी कम है। अब ऐसे ही अगर आप दूसरी जगह पे लेंगे जहाँ पर पानी अधिक होगा तो वहाँ पर दूसरे तरीके के पेड़ पाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, यानी कि 91st क्वेश्चन। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं कहाँ से? ठीक है, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, केवल द्वितीयक उपभोक्ता से, प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता से या फिर प्राथमिक उत्पादक से? तो फ्रेंड इसका आंसर है प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से। ठीक है, प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र क्या होता है फ्रेंड्स? पारितंत्र किससे बनता है? जीवीय घटकों से, जंतु एवं पौधों से, अजीवीय घटकों से या फिर जीवीय एवं अजीवीय घटकों से? किससे बनता है? तो नेक्स्ट है जीवीय एवं अजीवीय घटकों से। इसका मतलब जीवित घटक और अजीवित घटक उन दोनों को ही मिलाकर पारितंत्र का निर्माण होता है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन बनाने की क्रिया होती है। फ्रेंड्स कौन भोजन बना पाता है? सभी पौधों में, सभी पौधे बना लेते हैं, सूखे पौधों में, हरे पौधों में या फिर केवल जलीय पौधों में? तो फ्रेंड्स पौधे जो पौधे हैं, पौधे जो हैं, कौन से पौधे हैं जो खाना बना लेते हैं या भोजन बना लेते हैं? तो वह है हरे पौधे, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं उनमें ही क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के थ्रू ही पौधे अपना खाना बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं। फ्रेंड्स जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा मनाली लेह राजमार्ग या फिर जो भी राजमार्ग होते हैं, वो राजमार्ग किन को जोड़ते हैं? महानगरों को, राज्य की राजधानियों को,
जिलों को या फिर राष्ट्रों को? तो वो जोड़ते हैं राज्य की राजधानियों को। ठीक है फ्रेंड्स, जो राज्य की राजधानियों को जो राजमार्ग जोड़ते हैं उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है, यानी कि नेशनल हाईवे। एनएच सुना होगा ना आपने, तो नेशनल हाईवे। ठीक है। नेक्स्ट है कैक्टस। कैक्टस जैसे पौधे महत्वपूर्ण है कहाँ के लिए? वन पारिस्थितिक तंत्र के लिए, घास भूमि के लिए, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए, या फिर सवाना के लिए। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कैक्टस है, हम सभी जानते हैं कैक्टस जो है वो रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रयुक्त है या फिर उपयुक्त है। कौन एक भूमिगत जल स्तर गिरने का कारण नहीं है? हम सभी जानते हैं गर्मियों में ऐसा हो जाता है कि जो भूमि का जल स्तर होता है वो गिर जाता है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने लगती है तो भूमि का स्तर गिर जाता है। तो इसमें से कौन सा एक कारण है जो भूमि स्तर को गिरने का कारण नहीं है? ठीक है। वर्षा की मात्रा, मृदा अपरदन, अनियंत्रित जल का निष्कासन, या फिर गहन कृषि। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है गहन कृषि, यानी कि अगर गहन कृषि होती है तो भूमिगत जल स्तर नहीं गिरता है, या फिर अगर गहन कृषि नहीं होती है तो भूमिगत जल स्तर नहीं होता है। मतलब गहन कृषि का भूमिगत जल के गिरने से कोई संबंध नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स 97 नंबर का क्वेश्चन है, आज का 97वां क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू में भी बताया कि पेड़ों से क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो ये भी पेड़ों से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि साल, सागवान, बांस या फिर शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? मतलब कहाँ पर ये चारों वृक्ष पाए जाते हैं? मानसूनी बायोम में, मरुसागरीय बायोम में, विषुवत रेखीय वन बायोम में, या फिर मानसूनी सदाबहारी वन बायोम में? तो फ्रेंड्स मानसूनी बायोम में, मतलब मानसूनी बायोम में साल, सागवान, बांस और शीशम वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक का कार्य है। फ्रेंड्स शिक्षक क्या कार्य करता है पर्यावरण शिक्षण में? निर्देशक का कार्य करता है, दार्शनिक का कार्य करता है, मित्र का कार्य करता है, या फिर सभी का कार्य? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ये सभी, यानी कि एक जो अच्छा शिक्षक है वह पर्यावरण शिक्षण में निर्देशक, दार्शनिक और मित्र तीनों ही की तरह काम करेगा और पर्यावरण शिक्षण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? हम सभी जानते हैं कि जो ओजोन लेयर है वो क्षति उसको पहुंच रही है, ओजोन लेयर में छेद होते जा रहे हैं पर पॉल्यूशन की वजह से। तो उसके लिए कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है, ये पूछ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। चलिए तो इसका आंसर है ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरो ही नुकसान पहुंचाती है। ये एसी से निकलने के लिए सबसे मेन इसका स्रोत है, एसी वगैरह जो एसी से गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरो ही निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। भाई जो वन्य प्राणी हैं वो क्यों विलुप्त होते जा रहे हैं? वायु प्रदूषण की वजह से, जल प्रदूषण की वजह से, ध्वनि प्रदूषण की वजह से, या फिर आवास स्थान को क्षति पहुंचाने की वजह से? तो इसका आंसर है फोर्थ, आवास स्थान को क्षति पहुंचाने की वजह से। फ्रेंड्स जैसे हम सभी जानते हैं कि पेड़ों के कटने से वन खत्म होता जा रहा है, उनका आवास स्थान खत्म होता जा रहा है, इसलिए वन्य प्राणियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण आवास स्थान को क्षति पहुंचाना ही है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस मिल सके। ओके, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।